Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत विनायक कोचिंग पलसाना में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम फिर से भारत के भौतिक प्रदेश का पार्ट जो थर्ड है वो लेके आए हैं। तो आज के पार्ट में भारत का जो भौतिक प्रदेश है उसके जो विभिन्न भाग है, इन भागों का आज जो है अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले, इससे पहले का जो पार्ट था उसमें आपने पढ़ा था कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है। इन सिद्धांतों के माध्यम से जो भारत का क्षेत्र है वो कैसे बना था आपने पढ़ा था। अंगारा लैंड है, गोंडवाना लैंड है, इन सभी क्षेत्रों से विश्व के प्रमुख जो महाद्वीप है, ये सभी महाद्वीप कैसे बने, कौन सा महाद्वीप अंगारा लैंड का है, कौन सा गोंडवाना लैंड का है। तो आप निरंतर जो है इस वीडियो को देखें, अंत तक देखें, ताकि आपको जानकारी जो है वो ज़्यादा मिल सके। एक चीज़ मैंने देखी है कि जब यहाँ प्राइम वीडियो अपलोड होता है उस दौरान काफ़ी कम संख्या में कैंडिडेट आते हैं। यदि आपको किसी टॉपिक में समस्या है तो आप कमेंट के माध्यम से तुरंत बता सकते हैं कि हाँ, इस टॉपिक में या ये टॉपिक ऐसे चल रहा है, बड़ा है, छोटा है, या लंबाई कम है टॉपिक की, समय कम सीमा है में आता है, आदि जानकारी आप दे सकते हैं। लेकिन यदि आपको नौकरी लगनी है, प्रयत्न करना है, तो आप निरंतर जो है वो टॉपिक पे बने रहें, और जब समय बीतेगा तो आपका जो कौशल है वो अच्छा हो जाएगा। और भी जब आप निरंतर पढ़ाई करोगे तो हर टॉपिक जो है वो आसानी से क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। तो देखो, आज का टॉपिक है भारत का भौतिक प्रदेश। इससे पहले चैप्टर में अपन ने पढ़ा था भाई, भारत का जो भौतिक प्रदेश है इसका अपन ने विभाजन किया था, जिसमें आपने पढ़ा था कि यदि पर्वतों की बात करते हैं, भारत में पर्वत जो क्षेत्र है लगभग 10% भाग पर भारत में पर्वतों का विस्तार मिलता है। यदि पहाड़ियों की बात करते हैं तो आपने पढ़ा था कि लगभग 18% जो है वो पहाड़ियों का क्षेत्र मिलता है। इसके अलावा यदि पठार की बात करते हैं तो लगभग भारत में 27% जो क्षेत्र है वो पठार का मिलता है। और बात करते हैं मैदान की, यदि मैदानी क्षेत्र की बात करते हैं तो 43% भाग लगभग भारत का मैदानी है। तो आप ये कह सकते हो कि संपूर्ण भारत का भौगोलिक क्षेत्र जो है उसमें सबसे बड़ा जो केंद्र आता है वो आपका है मैदानी क्षेत्र। भारत का लगभग 43% भाग जो है वो मैदान के अंदर आता है। तो इस प्रकार के तथ्य अपन ने कल पहले टॉपिक में पढ़ लिए थे। आज का जो चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे पर्वतीय प्रदेश से। आज जो है वो भारत में पर्वतीय प्रदेशों का अध्ययन करते हैं दोस्तों। तो लगातार बने रहें इस वीडियो के ऊपर। तो देखो दोस्तों, सबसे पहला चैप्टर जो है वो लेके आते हैं हिमालय पर्वत। तो सबसे पहले हिमालय पर्वत की बात करते हैं। हिमालय पर्वतीय प्रदेश जो है भारत का उत्तर में स्थित है, और इस भौगोलिक क्षेत्र के बारे में आज हम जो है वो अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, आपने पढ़ा भाई हिमालय पर्वत की जो उत्पत्ति है, ये उत्पत्ति जिस काल में हुई थी उस काल का नाम आपने पढ़ा टर्सरी काल के अंदर इसकी उत्पत्ति हुई थी, जिसे अल्पाइन युग के नाम से भी जानते हैं। तो अल्पाइन पर्वत क्रम के अंदर ही हिमालय पर्वत एक विश्व का नवीनतम मोड़दार जो पर्वत है, इस श्रेणी के अंदर इसे शामिल किया जाता है। दूसरी बात आपने पढ़ी है भाई, हिमालय पर्वत जो है, इस हिमालय पर्वत का विस्तार की बात करते हैं तो हिमालय पर्वत का जो विस्तार है वो एक चापाकार रूप के अंदर मिलता है। चापाकार रूप में, एक अर्धचाप के रूप में, आप तलवार के समान कह दो, एक अर्धचाप के रूप में इस हिमालय पर्वत का जो विस्तार है ये मिलता है जम्मू कश्मीर से लेकर जो आपका अरुणाचल प्रदेश है, इस अरुणाचल प्रदेश तक जो आपका हिमालय पर्वत है, इस हिमालय पर्वत का विस्तार मिलता है। इस हिमालय पर्वत का क्षेत्र आपने पढ़ा जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक। यदि लंबाई की बात करते हैं तो लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई जो है वो इस हिमालय पर्वत की मिलती है। यदि चौड़ाई की बात करते हैं तो लगभग 140 से लेकर 400 किलोमीटर के मध्य जो आपका हिमालय पर्वत है, इसकी चौड़ाई का विस्तार जो है ये मिलता है। लेकिन आपको याद रखना है दोस्तों, यदि क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि नदी घाटियों के आधार पर, नदी घाटियों के आधार पर जो आपका हिमालय पर्वत है, इस हिमालय पर्वत की लंबाई पूछी जाती है तो उस दौरान इसकी लंबाई कितनी मानी जाती है? 2400 किलोमीटर जो है नदी घाटियों के आधार पर हिमालय की लंबाई मानी जाती है। अर्थात सिंधु नदी से लेकर जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इस नदी तक का जो क्षेत्र है नदी घाटियों के आधार पर वो है 2400 किलोमीटर। और प्रसिद्ध भूगोल के वेता सिडनी बुराड जो है,
इन्होंने क्या है, नदी घाटियों के आधार पर हिमालय का जो विभाजन है वो 4 क्षेत्रों में किया था और 2400 किलोमीटर जो है वो हिमालय के बारे में लंबाई बताई थी। और कौन कौन से भाग इन्होंने विभाजित किया है वो भी देखेंगे। दूसरी चीज आपने पढ़ी है भाई, हिमालय पर्वत जो है ये लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में हिमालय पर्वत का विस्तार मिलता है। हिमालय पर्वत जो है ये सेनोजोइक कल्प से लेकर आपका मायोसीन काल है, मेसोजोइक कल्प है, वो इस मायोसीन है, प्लायोसीन काल तक जो हिमालय पर्वत है इसका निर्माण होता रहता है। और आज भी इतिहासकारों के अनुसार जो है ये उल्लेख मिलता है, भूगर्भवेत्ताओं के अनुसार उल्लेख मिलता है कि हिमालय पर्वत जो है वो आज भी निरंतर जो है वो बढ़ रहा है ऊंचाई की ओर। दूसरी बात आपने पढ़ी है भाई, हिमालय पर्वत लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जबकि आपने पढ़ा है कि हिमालय जो पर्वत है इसका सबसे ऊंचा जो विस्तार है ये विस्तार जो है आपका नेपाल देश में मिलता है। नेपाल के अंदर जो हिमालय है इसका मुख्य विस्तार मिलता है। ज्यादा ऊंचा जो क्षेत्र है हिमालय पर्वत का ये मुख्यतः आपका नेपाल देश के अंदर ही मिलता है। दूसरी बात आपने पढ़ी है कि हिमालय की जी ढलान की बात करते हैं, तो उत्तर की ओर जो ढलान है वो इसका मंद है, जबकि दक्षिण की ओर हिमालय का ढलान जो है वो तीव्र है। तो आप ये कह सकते हो कि भारत की ओर हिमालय का ढलान तो तीव्र है, जबकि तिब्बत की ओर हिमालय का जो ढलान है वो है आपका मंद ढलान। एक चीज आपने पढ़ी होगी कि हिमालय पर्वत के अंदर अलग अलग प्रकार की वनस्पति मिलती है। जैसे आप शिवालिका श्रेणी की बात करोगे तो यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय जो वन है, आर्द्र वन है, इनका क्षेत्र जो है वो आपके हिमालय पर्वत की लास्ट की जो श्रृंखला है शिवालिका श्रेणी, इसमें मिलता है। यदि इस हिमालय पर्वत का अब इस भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर अध्ययन करते हैं तो हम 4 क्षेत्रों के आधार पर इसका विस्तृत अध्ययन कर सकते हैं। जैसे आपने पढ़ा है कि एक आता है इसका उपभाग जिसका नाम है ट्रांस हिमालय। याद रखना दोस्तों, ट्रांस हिमालय सबसे ऊपरी भाग को कहते हैं। फिर आता है महाहिमालय, दूसरा पार्ट जो है वो आता है महाहिमालय, जिसे वृहद हिमालय भी कहा जाता है। तीसरा जो पार्ट आता है वो है आपका कौन सा, लघु हिमालय जो है वो तीसरा पार्ट है। और चौथा पार्ट जो आता है उसे कहते हैं शिवालिका श्रेणी। तो इस प्रकार अध्ययन के आधार पे हमें 4 क्षेत्रों को लेकर इस हिमालय पर्वत का अध्ययन करेंगे, जिसमें ट्रांस हिमालय, महाहिमालय, लघु हिमालय और शिवालिका श्रेणी का उल्लेख मिलता है। अब दोस्तों यहाँ आपको एक चीज याद रखनी है, इनका यदि विभाजन देखते हैं तो बीच में काफी घाटियां बनी हुई है, और उन घाटियों के आधार पे यदि इनका विभाजन करते हैं तो ट्रांस हिमालय और जो महाहिमालय है, इन दोनों को जो विभाजित करने वाला जोन है, घाटी है, उसे कहते हैं सच्चर जोन। तो याद रखना दोस्तों, सच्चर जोन जो है ये ट्रांस हिमालय और महाहिमालय जो है इन दोनों को विभाजित करता है। दूसरी बात, महाहिमालय और जो लघु हिमालय है, इसको जो जोन अलग करता है उसका नाम याद रखना है मैन सेंट्रल थ्रस्ट जो जोन है, ये जोन क्या है, इसे महाहिमालय और लघु हिमालय को अलग करता है। मैन सेंट्रल थ्रस्ट जोन जो है ये महाहिमालय, लघु हिमालय दोनों को पृथक करता है। अब बात करते हैं लघु हिमालय और शिवालिका श्रेणी की बात करते हैं। तो देखो दोस्तों, लघु हिमालय और शिवालिका श्रेणी को विभाजित करने वाला नाम है ग्रेट बाउंड्री, कह दो ग्रेट बाउंड्री या ग्रेट नार्ड्रिट कोल। ग्रेट नार्ड्रिट कोल जो है यह लघु हिमालय और शिवालिका श्रेणी दोनों को पृथक करने का काम करता है। तो इस प्रकार से हमने विभाजन देखा, सच्चर जोन, मैन सेंट्रल थ्रस्ट जोन और ग्रेट नार्ड्रिट कोल जो है ये इनको विभाजित करता है। ट्रांस हिमालय, महाहिमालय, लघु हिमालय, शिवालिका श्रेणी जो है ये 4 जो है मुख्य अध्ययन के लिए हम क्षेत्र इसके देख रहे हैं। अब बात करते हैं एक एक क्षेत्र को लेकर। तो सबसे पहले पड़ा उत्पत्ति टर्सरी अल्पाइन युग का है, विस्तार चापाकार रूप में है जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश के बीच में। यदि पहाड़ियों का क्रम यहां देखते हैं तो जम्मू कश्मीर में
जो मुख्य पहाड़ियां हैं उनका विभाजन ट्रांस हिमालय को निकाल दें तो उसके बाद में कश्मीर में नंगा पर्वत से लेकर जो अरुणाचल में नामचा बरवा जो है, इस पहाड़ी तक का जो क्षेत्र है ये चापाकार वर्धमाला के रूप में भारत में शामिल किया जाता है। इसके बाद में आपने पढ़ा लगभग 2500 किलोमीटर लंबाई, 140 से 400 किलोमीटर के बीच में चौड़ाई है। और इसके बाद में यदि नदी घाटियों के आधार पर लंबाई देखते हैं तो 2400 किलोमीटर मानी जाती है। और यदि नदियों की बात करते हैं तो सिंधु नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य इनकी लंबाई मानी गई है। हिमालय का क्षेत्रफल देखते हैं तो लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर के अंदर इसका विस्तार मिलता है। इसके अलावा यदि सबसे ऊंचा विस्तार देखते हैं हिमालय पर्वत का तो सबसे ज्यादा विस्तार कहाँ है, आपका जो नेपाल देश है इसमें मिलता है। और इसका ढलान देखते हैं तो उत्तरी का ओर जो ढलान है वो तो मंद है और दक्षिणी जो ढलान है वो इसका वो क्या है, तीव्र है। भारत की ओर हिमालय का ढलान तीव्र है और 4 इसके उपक्षेत्र हो गए, ट्रांस हिमालय, महा हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिका श्रेणी। अब सबसे पहले दोस्तों ट्रांस हिमालय की बात करते हैं। आपने खूब पढ़ा है ट्रांस हिमालय, क्योंकि आपने पढ़ा होगा जो कोबर का भूसन्नति सिद्धांत है। देखो सबसे पहले ट्रांस हिमालय की बात करते हैं पहले चैप्टर के अंदर, नंबर 1 और 1 में आता है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय, ठीक है, ये क्या है, कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं वो भी देखेंगे। पहले आप ये देखो, एक प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता है जिसका नाम है कोबर। कोबर जो है उन्होंने एक भूसन्नति का सिद्धांत दिया था और इस भूसन्नति के सिद्धांत के अनुसार उल्लेख क्या मिलता है कि भारत का जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, जब यूरेशिया प्लेट से टकराता है भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र, उस दौरान क्या है, संपीड़न क्रिया से जब हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, उसके बाद में एक पठार का निर्माण हुआ और उसके बाद में और पहाड़ियों का निर्माण हो जाता है। तो बीच में जो पठार हुआ उसे कहते हैं हम पामीर का पठार। पामीर का जो पठार है ये बनता है तिब्बत में, या कह दो तिब्बत का पठार। तो आपने पढ़ा होगा, क्वेश्चन ये पूछ ले कि विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, तो आंसर देना है तिब्बत का पठार। विश्व में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो 5000 मीटर से अबव है ये पामीर का पठार, जिसे दुनिया की छत कहते हैं। दूसरी बात क्वेश्चन पूछ ले कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय पठार किसे कहते हैं, तो आंसर देना है अरब का प्रायद्वीप। अरब का प्रायद्वीप जो है, इस पठार को विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। सबसे बड़ा तिब्बत का, सबसे ऊंचा है पामीर का पठार, सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय पठार जो है अरब का पठार। और प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप किसे कहते हैं, तो आंसर याद रखना है यूरोप को। यूरोप महाद्वीप जो है, इस यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहा जाता है। तो यहां भूसन्नति हुई कोबर के अनुसार और इस भूसन्नति के मध्य पामीर और तिब्बत के पठार का निर्माण होता है। अब बात करते हैं ये जो आपका ट्रांस हिमालय है। देखो दोस्तों, ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति आप ये नहीं कह सकते कि हिमालय टर्सरी काल में हुआ था, क्योंकि टर्सरी काल जो है उससे पहले ही ट्रांस हिमालय का निर्माण हो गया था। तो आप ये कह सकते हो कि इस पर्वत या इस ट्रांस हिमालय की जो उत्पत्ति है वो हिमालय जो आपका वृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिका श्रेणी अपन कहते हैं, हिमालय से पूर्व पहले ही हो चुका था। ट्रांस हिमालय का निर्माण जो है वो इस हिमालय से पहले हो चुका था, अर्थात जो आपका महा हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिका श्रेणी से पहले जो है जो बनने वाला पर्वतीय क्षेत्र था वो था ट्रांस हिमालय। या आप ये कह दो कि हिमालय का वो क्षेत्र जिसका विस्तार जो है भारत के बाहर भी मिलता है, या भारत जो है इस भारत के बाहर मिलता है, जैसे तिब्बत है, इनसे क्षेत्र के बाहर भारत के उन क्षेत्रों में मिलता है, उसी क्षेत्र को ही हम ट्रांस हिमालय में शामिल करते हैं। ट्रांस हिमालय में यदि पर्वतों की बात करते हैं तो एक तो आता है काराकोरम। काराकोरम पर्वत श्रेणी जो है ये ट्रांस हिमालय में शामिल किया जाता है। एक आता है लद्दाख। लद्दाख जिसे भारत का शीत मरुस्थल कहते हैं, ये भी ट्रांस हिमालय में शामिल होता है। एक आता है कैलाश पर्वत जो तिब्बत में है, ये भी ट्रांस हिमालय में शामिल किया जाता है। तो देखो, और एक आता है जास्कर। ये 4 जो श्रेणियां हैं इनको हम ट्रांस हिमालय में शामिल करते हैं।
एक काराकोरम पर्वत क्षेत्र, एक है लद्दाख, एक है कैलाश पर्वत और एक है जास्कर पर्वत श्रेणियां। दूसरी बात आपने पढ़ी होगी दोस्तों कि जो भारत की पूर्ववर्ती नदी है, पूर्ववर्ती जो नदियां हैं, इन नदियों का जो उद्गम केंद्र है वो ट्रांस हिमालय में मिलता है। जैसे आपकी सिंधु नदी का उद्गम भी यहीं से होता है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भी यहीं से होता है, इसके अलावा सतलज जो है इसका विस्तार भी यहां से मानते हैं। या आप ये कह दो कि सिंधु है, सतलज है, ब्रह्मपुत्र है, इन सभी नदियों को पूर्ववर्ती नदी कहा जाता है। लेकिन आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि पूर्ववर्ती नदी किसे कहते हैं? वह नदी जो प्रारंभिक समय से जिस अपवाह क्षेत्र में बह रही है, कालांतर में उसके अपवाह मार्ग में कोई पर्वत पठार का निर्माण हो जाता है, और वो जो नदी बह रही थी पहले जिस मार्ग में, और पर्वत पठार का जहां निर्माण हो चुका है, उस पर्वत को काटकर उसी दिशा में बहने वाली नदी को क्या कहते हैं? पूर्ववर्ती नदी कहते हैं। जैसे सतलज है, सिंधु है, ब्रह्मपुत्र है, इन सभी नदियों को हमें पूर्ववर्ती नदी जो है की संज्ञा देते हैं। दूसरी बात अब देखो, यदि इन श्रेणियों की बात करते हैं, ये चारों श्रेणियां आपकी ट्रांस हिमालय में आती है। अब देखो, मैंने पहले बता दिया होगा आपको कि 31 दिसंबर 1948 को जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हो जाता है, भारत स्वतंत्र हो जाता है, तब क्या है, कश्मीर को लेकर भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध होता है। 31 दिसंबर 1948 को भारत पाकिस्तान का जो युद्ध होता है, उस युद्ध का विराम होता है। उस युद्ध विराम के दौरान जो भारत का ये क्षेत्र है ऐसे, और ये जो आपका क्षेत्र है भारत का, ये है मेन आज भारत का क्षेत्र, और यहां इस युद्ध विराम के बाद इधर तो पाकिस्तान की सेना, इधर जो है वो भारत की सेना, और बीच में जो सीमा रेखा बन गई वो बन गई LOC जिसे, और ये जो भाग है, भूभाग है, ये भूभाग आपका कौन सा बन गया? POK जिसे पाक अधिकृत क्षेत्र कहते हैं। इसी POK के अंदर आपका कराकोरम पर्वत जो क्षेत्र है वो स्थित है। कराकोरम की बात करेंगे दोस्तों, तो कराकोरम पर्वत श्रेणी जो है, यदि भारत का ये मानचित्र देखते हैं, इस मानचित्र के माध्यम से कराकोरम की बात करेंगे तो यहां ऐसे कराकोरम का जो विस्तार है, ये विस्तार जो है भारत में कराकोरम पर्वत श्रेणी का मिलता है। ठीक है, अब आपने पढ़ा होगा भाई, कराकोरम पर्वत श्रेणी में ही भारत की सबसे ऊंची चोटी मिलती है। POK के अंदर अपन कह सकते हैं, जिसका नाम है K2 जो है ये भारत की POK में सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई जो है 8611 मीटर है, जिसे हम क्या कहते हैं? गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं। ये POK पाक अधिकृत क्षेत्र में भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जो काराकोरम पर्वत श्रेणी के अंदर स्थित है। यदि इसके अलावा अन्य चोटियों की बात करते हैं, हाँ, तो याद रखना, हाई गोड गाडोर में हिंदू ब्रांड पीक पीते हैं। हाई गोड गाडोर में हिंदू ब्रांड पीक पीते हैं। अब यहां से हाई गोड से गॉडविन ऑस्टिन 8611 मीटर, गाडोर से हो गई गाडोर क्रम, और गाडोर क्रम जो है लगभग 8048 मीटर। और इसके बाद में बात करते हैं हिंडन, हिंदू से क्या हो गई? हिंडन, ये भी 8048 मीटर के लगभग, और ब्रांड पीक ये 64 है, सॉरी, और ब्रांड पीक ये चोटी भी 8000 से प्लस में है। तो इस प्रकार अपन ये कह सकते हैं कि इस कराकोरम पर्वत श्रेणी में भारत की प्रमुख चोटियों में एक तो है K2 गॉडविन ऑस्टिन, गाडोर क्रम, एक हिंडन और एक ब्रांड पीक। ये 4 प्रमुख चोटियां जो है आपके कराकोरम पाक अधिकृत क्षेत्र में आती है। दूसरी बात आपने पढ़ी होगी कि इसी ट्रांस हिमालय का कराकोरम क्षेत्र जो है, इसी कराकोरम क्षेत्र में जो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, जिसका नाम पढ़ा होगा आपने, सियाचिन जो ग्लेशियर है, ये सियाचिन ग्लेशियर भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, जो 72 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। ये ग्लेशियर भी आपके किस श्रेणी में आता है? कराकोरम श्रेणी में आता है। और इस श्रेणी या सियाचिन ग्लेशियर जिस घाटी में है, काफी बार घाटी का नाम पूछ लेते हैं, तो आपको याद रखना है
कि नुरवा घाटी जो है, इस नुरवा घाटी के अंदर आपका सियाचिन ग्लेशियर जो है ये स्थित है भारत का। इसके अलावा जैसे बाल्टोरा ग्लेशियर है, वेफो ग्लेशियर है, हिस्पार ग्लेशियर है। यदि काराकोरम पर्वत श्रेणी के ग्लेशियरों की बात करते हैं तो एक तो पड़ा है सियाचिन ग्लेशियर, एक पड़ा है वेफो ग्लेशियर, एक पड़ा है हिस्पार ग्लेशियर। ठीक है, ये मुख्य ग्लेशियर जो है ये आपके सियाचिन ग्लेशियर के या सियाचिन के अंदर मिलते हैं। दूसरी बात आती है कि सियाचिन के बाद में यदि लद्दाख की बात करते हैं, लद्दाख भारत का शीत मरुस्थल है। लद्दाख के कुछ क्षेत्र पर चीन का आधिपत्य भी है और प्लस आपने पढ़ा वर्तमान में लद्दाख जो है वो भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख में केवल 2 ही जिले हैं, एक तो है आपका कौन सा, कारगिल जिला। मुख्य कारगिल और लद्दाख जो है ये 2 प्रसिद्ध केंद्र माने जाते हैं। कारगिल लद्दाख में ही पड़ता है और लद्दाख को भारत का शीत मरुस्थल कहते हैं। लद्दाख जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी जो तिर्व ढाल की है, तिर्व ढाल की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, राकापोशी। राकापोशी। अब राकापोशी की बात करें तो क्वेश्चन आ गया, मान लो कि विश्व में सबसे तिर्व ढाल वाली चोटी का नाम पूछ ले आपसे तो आपको क्या बताना है, राकापोशी। लद्दाख की राकापोशी चोटी विश्व में सबसे तिर्व ढाल वाली चोटी जो है वो मानी जाती है। काराकोरम जो है इसके बारे में लद्दाख देखा। अब आता है कैलाश पर्वत। तो कैलाश पर्वत तिब्बत में स्थित है। कैलाश पर्वत से भारत के 2 प्रधान नदियों का उद्गम होता है। मानसरोवर झील कह दो आप, वहीं से एक तो है आपकी बोखरचू हिमनद। मानसरोवर झील के निकट बोखरचू हिमनद से सिंधु नदी निकलती है और मानसरोवर झील में चेमायुंगडुंग दर्रा, चेमायुंगडुंग जो दर्रा है वहां से निकलती है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। इन दोनों नदियों का उद्गम जो है वो इसी आपके कैलाश पर्वत क्षेत्र से होता है। दूसरी बात आपने पढ़ी जास्कर पर्वत श्रेणी, ये अब भारतीय संदर्भ में आ गई। जास्कर पर्वत श्रेणी जो है ये आपकी इसी भारत का जो क्षेत्र है इसी क्षेत्र में शामिल की जाती है। इस प्रकार आप इस ट्रांस हिमालय में काराकोरम, लद्दाख, कैलाश और जास्कर पर्वत श्रेणियों को शामिल कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद में आता है आपका नेक्स्ट, वो आता है क्योंकि देखो यहां दर्रा भी है। क्वेश्चन पूछ रहे कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, तो सबसे ऊंचा दर्रा हो गया काराकोरम दर्रा, सबसे ऊंचा दर्रा है भारत का। अभी लेटेस्ट क्वेश्चन की बात करें 2020 में, अब क्वेश्चन मान लो 2020 में पूछ ले कि हाल ही में भारत के गृह मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा आवागमन की दूरी को कम करने के लिए किस दर्रे में आवागमन का नया मार्ग बनाया गया है। तो एक दर्रे का नाम पड़ा होगा लिपुलेख दर्रा। ये जो लिपुलेख दर्रा है इसी दर्रे के अंदर अभी हाल ही में आवागमन का एक नया मार्ग बनाया गया है, जिस मार्ग का उद्घाटन जो है वो आपके इस जो गृह मंत्री है तत्कालीन राजनाथ सिंह, सॉरी गृह मंत्री नहीं है, रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह, सॉरी रक्षा मंत्री भारत के राजनाथ सिंह है और इन्हीं के द्वारा ये किया गया था। जबकि गृह मंत्री तो वर्तमान में कौन है, अमित शाह है, वर्तमान में भारत के गृह मंत्री है। अब यहां से हम बात करते हैं, देखो दर्रे वगैरह फिलहाल कुछ ही नहीं ले रहे हैं, फिलहाल एक बार इनका विभाजन करते हैं फिर दर्रों को देखेंगे। अब आता है आपका महाहिमालय। तो देखो महाहिमालय जो है इसका विस्तार भी वही है जो भारत में पढ़ते हैं, सबसे ऊंचा क्षेत्र यही है और वो भी अपन पढ़ते हैं जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत से लेकर जो आपका नामचा बरवा पर्वत है वहां तक का इसका विस्तार जो है वो मिलता है, जिसको अभी देखते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तो दोस्तों निरंतर बने रहें और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और आगे का वीडियो जो है वो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।